हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए डी ब्लॉक चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आते हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी, थोड़ा हेल्थ इश्यू था। अभी हम आप लोगों के लिए जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को अपने आंखों के सामने से जरूर निकाल लेना। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक का। The equation which is balanced and represent the correct product, कौन सी रिएक्शन करेक्ट प्रोडक्ट दिखा रही है? तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे Mg+2 में है एंड ADTA -4 में है। अगर -4 में है और +2 में है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए था। दैट मीन्स ये तो इनकरेक्ट हो गई। कॉपर सल्फेट गिव्स प्लस गिव्स टू दिस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इससे नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो KCN से रिएक्ट कर जाता है सबसे पहले और कॉपर साइनाइड बना देता है और साथ में वो CN2 बनाता है साइनेमाइड। दैट्स वाई फिर से ये जो कॉपर है अब वापस से रिएक्ट करेगा। अब जाके कॉपर साइनाइड जो है वो CN से रिएक्ट करेगा KCN से, और इन दोनों के जो प्रोडक्ट हैं अब कॉपर +1 में आ चुका है। तो यहां भी कॉपर है, सॉरी, यहां भी कॉपर को +1 होना चाहिए, जबकि ये अगर इधर से चार्ज निकालेंगे तो ये तो -4, तो ये तो नहीं बैलेंस बैठ रहा है। यहाँ पे तो ये +2 में है, तो ये रिएक्शन भी गलत हो गई। इसका प्रोडक्ट तो मैं बता देता हूं, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा। अब ये CuCN2, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, इस पे भी -2 है, सॉरी इस पे -1 है तो इस पे +1 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी सही होगी। इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो ये भी रिएक्शन होती ही नहीं है, इसकी नो रिएक्शन लिख के आता है, नो रिएक्शन। तो आंसर बच गया आपका फोर्थ, जिसमें से कॉपर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी गड़बड़ है क्वेश्चन में थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को +3 कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी है, और यहाँ पे +2 कर लीजिएगा। ये -1 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। अब चार्ज को बैलेंस करके देखिए, इधर +3 +5 और -1 मतलब प्लस का 7। इधर चेक कीजिएगा +5 और +2 प्लस का 7 है ना, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो सही और बैलेंस्ड है फिलहाल। तो इसका आंसर जो है वो 5th हो जाएगा आपका। फिर चेक करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज फेरोमैग्नेटिक। बेटा इसका आंसर जो है वो CrO2 होता है। देखिए डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं पुरानी NCERTs की, तो ये पुरानी NCERT में दिया हुआ था सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। अब देख सकते हैं इसको, तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर लिखा हुआ था कि CrO2 जो होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। तो हमने वो भी क्वेश्चन निकाले हैं कि नीट इस बार, चाहे NTA की टीचर्स इस बार किसी भी लेवल तक पहुंच जाएं, हम हर एक तोड़ हमारे पास उनका होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखिएगा, ये मत समझिएगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, किसी हाल में ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकते, क्योंकि CrO2 जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। दैट्स व्हाई उसके लिए पूछा जा सकता है। चलिए फिर बात करते हैं, विच ऑफ द वन फॉलोइंग स्पीसीज इज स्टेबल इन एक्व सॉल्यूशन। इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा मार्किंग करवाऊंगा, एल्केलाइन एक्व सॉल्यूशन कर दीजिएगा इसको, तब आपका एक क्वेश्चन और अप्रोप्रिएट और मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बन जाएगा।
तो बच्चों ये तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन करता है, सबको पता है। और अपना कॉपर जो है आप सबको पता ही होगा कि कॉपर +2 में चला जाता है, ये 3D कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D 9 होने के बावजूद भी एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +2 ही स्टेबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबल है वो कॉपर +2 ही है। क्रोमियम भी जो है वो क्रोमियम +3 में चला जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D3 हो जाएगा। ये T2G हाफ फिल्ड होगा, T2G हाफ फिल्ड, और इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अब सेकंड जाएगा बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है ये NH4Cr2O7 ऑन हीटिंग लिबरेट ए गैस, द सेम गैस विल बी लिबरेटेड बाय। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, ध्यान से समझना कि यहाँ पे अमोनियम क्रोमेट डाइक्रोमेट दे रखा है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अमोनियम डाइक्रोमेट हो चाहे नाइट्राइट हो, अमोनियम नाइट्राइट हो, अमोनियम डाइक्रोमेट हो, अमोनियम क्लोरेट हो, अमोनियम परक्लोरेट हो, अमोनियम आयोडेट हो, ये सभी जो हैं वो डीकंपोज होने पर N2 गैस दिया करते हैं। चेक कर सकते हैं, मैंने ये सब जो हैं मैं लिख देता हूं, अमोनियम सोल्ट, ammonium salt which have nitrite, dichromate, chlorite, perchlorate, perchlorate, iodate gives N2 gas on heating, gives N2 gas on heating। यहीं पे एक बात और आती है कि अमोनियम सोल्ट which have carbonate, phosphate, sulfate, halides and sulfides gives ammonium gas on heating। तो ये बात याद रख लेना आप लोग। तो इसमें से आंसर जो है वो हीटिंग NH4NO2 चला जाएगा। और यहीं पे एक और खास बात मैं बता दूं, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, N2 होगा, प्लस में H2O होगा हीट करने पर। यहीं पे एक और मैंने खास बात, एक और खास रिएक्शन लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि NH4NO3 है, तो यहां से लाफिंग गैस बनेगी। क्या बनेगी, लाफिंग गैस, और बाकी का H2O, 2H2O। तो यहां से लाफिंग गैस बनेगी और ऊपर से N2 गैस बनेगी। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। फिर आते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एलिमेंट 3D सीरीज show two oxidation state X and Y differing by 2 units, then मैं आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पोलराइजेशन ज्यादा होता है, और पोलराइजेशन ज्यादा होने पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और आयनिक कैरेक्टर कम होते हैं। बस उसी यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स आर आयोनिक, एक्स में आयोनिक तब होगा जब एक्स लोअर होगी। इतनी सी बात याद रखिए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट्स होते हैं, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन फेजांस रूल। तो अगर इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स आर आयोनिक, एक्स तभी आयोनिक हो सकता है जब एक्स वाई से कम हो, तो ये तो सही है। कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाई आर कोवलेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई,
तो ये तो गलत हो गया क्योंकि Y यहाँ पे कम रह गया, तो फिर कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट Y आर कोवलेंट इफ Y ग्रेटर देन X। तो ये आंसर सही चला जाएगा, मतलब इसका Q और S हो जाएगा थर्ड आंसर। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको आयोनिक और कोवलेंट कैरेक्टर्स देखने बताए हैं। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ऐसे मार्किंग करते हुए चलिएगा हमेशा पेपर के अंदर। इस तरीके से इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि करेक्ट वाले आंसर्स हम जल्दी बना लिया करते हैं, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ये पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं होती ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 वो तो लैंथेनोइड्स की होती है बच्चों। आंसर तो अपना आ गया, लेकिन बाकी के और तो चीजें पढ़ते। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज ऑफ। क्रोमियम से कॉपर तक एटॉमिक साइज सेम होती है। चलिए देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट टू मिड और मिड टू राइट आप अगर डी ब्लॉक में एंटर करेंगे तो यहां तक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, वापस इधर राइट की तरफ चलते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। स्टेबल जो होता है वो कौन होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इधर जाने पर, क्योंकि इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज्यादा स्टेबल होती दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। Some transition element like nickel, Fe, chromium may show 0 oxidation state in some of their compounds। बिल्कुल सही बात है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, मैं एनसीईआरटी की ही लाइन लेके आया हूं, एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन बना रहा हूं। कई लोगों ने कुछ हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नीट नहीं पूछेगा। ना तो भाई तुझे पता कि नीट क्या पूछेगा, ना अभी मुझे पता कि नीट यूजी क्या पूछेगा। मैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा सकता हूं, तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा उस टाइम से मैं पढ़ाने लग गया था। इसीलिए देखिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो छांट छांट के लेके आए हैं हम लोग। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि आप ये पेपर में सिलेबस में है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं 100% ये सारा सिलेबस में जरूर है, ठीक है। ये लेवल की बात हो रही है। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो कह देता है कि छोड़ो इसे, जाने दो, है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाली बात है। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर ये क्वेश्चन में अपने एक क्वेश्चन आया था कि क्रोमियम से कॉपर तक ऑलमोस्ट साइज जो है वो सेम होती है। इस क्वेश्चन में यहां पे एक स्टेटमेंट था कि क्रोमियम टू कॉपर ऑलमोस्ट सेम साइज होती है, तो ये भी सही हो गया आपका, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए मैं डेटा लेके आया हूं एनसीईआरटी का। इस डेटा को देखते हुए मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि डेटा को ध्यान से पढ़िएगा और एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे मैग्नीज का भी एटॉमिक साइज 137 दे रखा है, और यहीं पे जिंक का साइज भी 137 दे रखा है। मतलब एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं बच्चों, मैग्नीज का और जिंक का। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं इसमें, मैं इन डेटास को भी डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए ये आप लेवल देखिए इस चीज का, कि आपके सामने जब भी ऐसी कोई टेबल्स आती है आप इन्हें स्किप कर दिया करते हैं। मैं इन डेटा को भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे एक चीज और देखने को आती है कि अगर +2 इन पे चार्ज है, यहाँ पे अगर +2 चार्ज है, आयोनिक रेडियस की बात करेगा तो यहां से देखते जाइए, सबसे छोटा जो है, सबसे जो छोटा है वो निकल +2 होगा बच्चों। निकल +2 है स्मॉलर साइज इन 3D सीरीज। तो ये बात भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, देखो 129, 126, 125, 125 और 128। तो एनसीईआरटी का एक एक, ये मानिए एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। आप ये देख ही पा रहे होंगे, अभी अभी मैंने बताया ही आप लोगों को। द सेम ट्रेंड्स एज इन एटॉमिक रेडियस, तो इस में देख सकते हैं सेम ही ट्रेंड, यहाँ पे भी डिक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज ही हो रहा है। देयर इज occurrence of much more frequent metal metal bonding in compound of heavy ट्रांजिशन मेटल। ये भी बात बिल्कुल सही है, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाएंगे, इसीलिए उनमें मेटलिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव लेजर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन कॉरस्पॉन्ड ऑफ फर्स्ट सीरीज। ये गलत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेटल मेटल अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मेटल मेटल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो सीधी सीधी सी बात है वहां पे हीट ऑफ एटमाइजेशन भी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन गया। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। एक बेहद अच्छा और एक एनसीईआरटी का ग्लिच है, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक एनसीईआरटी में है, वो भी हम सही कर देते हैं। वो समझिएगा कि V2O4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में VO+2 बनाता है। यहां अगर आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहां भी +4 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। और यही जो है वो आपको बता दूं कि एल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है V2O4। फिर V2O5 में अगर बात करूं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां भी +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है। ये ध्यान रखना, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये देखिएगा यहां पे +5 है, लेकिन इस एंगल से अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे आप एक बार चेक कीजिएगा जरा कि इस पे +3 चार्ज है, इसको x ले लिया प्लस -2 इक्वल टू +3, तो x जो हो जाएगा वो +4 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा बच्चों। और आप सबको पता है कि वेनेडियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे। ऐसे तो सीधा सीधा आंसर आप लगा ही सकते थे, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका राइट आंसर जो होता है वो आंसर है कि ये VO2+ बनाता है। ये क्या बनाता है? VO2+। तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा। यहां पे मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसे याद करने की एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे माइनस तो यहां भी माइनस, यहां पे प्लस तो यहां भी प्लस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बस, क्योंकि यही कंफ्यूजन होने के चांसेस रहेंगे आप लोगों को, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक छोटी सी बात है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं चेंज होगी ही नहीं। आप खुद देख पा रहे हैं कि वेनेडियम की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं हो सकती, और यही बात फिर एनसीईआरटी कहता है। इस पैराग्राफ को चेक करेंगे तो यहां पे जरूर एक मिस्टेक कह सकता हूं, एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो एनसीईआरटी से हुई है। तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं, ये छोटी सी एक मिस्टेक है जो एनसीईआरटी से हुई है। यहां पे VO2+ आना चाहिए था। ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए था? VO2+, क्योंकि ऊपर लिख रहा है ये VO2+ बनेगा। अब चेक कर लीजिएगा जरा। ठीक है, V2O5 is however amphoteric through mainly acidic। ये भी मैंने आपको बता दूं, कुछ लोग V2O5 को एम्फोटेरिक कहते हैं क्लियरली, लेकिन मेनली ये एसिडिक होता है। ये एनसीईआरटी की ही लाइन शो कर रही है आप लोगों को, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मैंने बता दिया है कहां क्या चेंज करना है आपको। फिर आ रहा है लेजर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज टर्म्स फ्रॉम
भी हमारे हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन सीरीज के एंड्स और स्टार्टअप जो होता है, जैसे ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है तो इनके छोरों के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम पाई जाती है। जैसे स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है और जिंक +2 शो करता है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ नहीं होती है। तो उसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर। नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता, इनके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे जिंक के पास है। टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर हायर वैलेंस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैग्नीज +2 2 +7। तो +2 2 +7 वाला तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब मैग्नीज कैसे डिसाइड करेगा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को? प्रेजेंस ऑफ फील्ड डी ऑर्बिटल, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। और फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज शेयर, ये भी सही है, क्योंकि लूज और शेयर करने के लिए भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो कम है ना। लूज और शेयर की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो तो कम है इनके पास। क्योंकि अगर मैं जिंक की बात करूं तो उसके पास सिर्फ NS वाले इलेक्ट्रॉन जो है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन जो है वही वो शेयर कर सकता है, क्योंकि डी तो फुली फिल्ड है, उसे डिस्टर्ब किया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब इसमें आर को छोड़ के बाकी सारे आंसर्स आ जाने चाहिए, आर को छोड़ के बाकी सारे आंसर्स। इसको और चेक करते, टू मैनी, नहीं, टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन फॉर हायर वैलेंस, हायर वैलेंस में नहीं, ये भी नहीं होगा बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कीजिएगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो P और S रहेंगे ओनली, क्योंकि ये जो कह रहा है कि टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन फॉर हायर वैलेंस, हायर वैलेंसी के अंदर डी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर P और S होगा बच्चों। फिर आ रहा है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड कैटेलाइज रिएक्शन बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड एस और सबशेल। ये कह रहा है कि कैटेलाइटिक रिएक्शन क्यों शो करता है, कैटलिस्ट क्यों होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो मेनली कैटलिस्ट होते हैं। तो उसका रीजन साफ साफ सा है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसीलिए वो कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करते हैं। तो कंपेरेबल साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल, शील्डिंग इफेक्ट का कोई रोल होता ही नहीं है। फील्ड एस सबशेल का भी कोई और रोल नहीं होता। द इंट्रोड्यूस एन एंटायरली लो नाउ रिएक्शन, न्यू रिएक्शन मैकेनिज्म विद ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आंसर एक्टिवेशन एनर्जी वाला आंसर चला जाएगा। कोरोसिव सप्लीमेंट जो होता है, कोरोसिव सप्लीमेंट HgCl2 को बोलते हैं, इसे क्लोमल बोलते हैं, याद रखिएगा क्लोमल होता है ये, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ये याद रखने वाली हैं कि कोरोसिव सप्लीमेंट HgCl2 को होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड को बोला जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। गोल्ड डिजोल्व इन एक्वारेजिया, ये क्वेश्चन एक्वारेजिया से लिया गया है। तो एक्वारेजिया जो होता है वो कंसंट्रेट HCl प्लस कंसंट्रेट HNO3 का 1:3, जिसका फॉर्मूला बड़ा है उसका रेशियो भी ज्यादा होगा। तो 1:3 में अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों ही कंसंट्रेट हैं, तो आप लोगों के पास एक्वारेजिया फॉर्म हो जाएगा। एक्वारेजिया इसी लिए काम में लिया जाता है कि जो इनर्ट मेटल्स होते हैं, जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, और गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा इनर्ट होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसको सोल्यूबल करने के लिए। तो इससे HAuCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब इसका नाम लिखते हैं, क्योंकि ये एक एसिड है, तो सीधा हम बीच में से लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, और लिगेंड यहाँ पे क्लोरो है, और फिर ये ओरिक, तो हम इसके लिए ओरेट लिखते हैं, आपको याद होगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से नेमिंग करी जाती है अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। लेकिन यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड एसिड की फॉर्म में है, और एसिड की फॉर्म में होने की वजह से हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये हटा दीजिएगा यहां से 8, और सीधा लिखिएगा कि क्लोरो ओरिक एसिड,
क्लोरोओरिक एसिड, इक एसिड हो जाएगा ये, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फेट के आगे अगर अपन, ये सल्फेट है, आप सबको पता है सल्फेट है, हम क्या करते हैं, इस चार्ज को हटाकर और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो फिर इस 8 को भी हटाकर इक एसिड यूज करते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है अपना। मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन 4D 5D सीरीज देन इन 3D सीरीज ड्यू टू, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होने का रीजन है कि उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता है, तो NS वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और N-1D वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं इसी वजह से। तो their ability to involve both NS and N-1D electrons in the bond formation, और ये वाली लाइन जो है वो भी NCERT में लिखी हुई है, देख लीजिएगा कि melting point of transition metal belonging to 3D 4D and 5D series, the high melting point, यहाँ पे पढ़िएगा, the high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from N-1D in addition to the NS electrons। तो हमने जैसा कहा कि हम पूरी NCERT को ही कवर करते हुए चल रहे हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर पे 20 क्वेश्चन करवाए थे, 20 क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं, ये सारे NCERT के ही क्वेश्चंस हैं। आप बेफालतू का दिमाग अपना नहीं चलाएं और इन क्वेश्चंस को सोल्व करके जाएं। फिर आता है द ट्रीटमेंट ऑफ जिंक विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिएगा बहुत सारी रिएक्शन जो है वो NCERT में लिखी हुई है, आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमसे वेरी डाइल्यूट क्वेश्चन पूछा है। 2016 के अंदर नीट ने भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था कॉपर और जिंक का और डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये क्वेश्चन भी वैसा वैसा कुछ है, आप चेक कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल कि अगर हमारे पास टोटल ये जो कॉपर है, Ag है, Au है, Pt है, Hg है, ये 5 मेटल्स ऐसी होती है जिनका SRP जो है पॉजिटिव है बेटा। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, को नी स्नेहा प्रभा ही कूटेगी, आगे होगी पिटाई आऊं। तो ये जो सीरीज होती है ये बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो रिएक्टिविटी वगैरह डिसाइड करती है, जो SRP के अकॉर्डिंग जमाई हुई होती है। तो उस सीरीज में अगर आप चेक करेंगे तो 5 ऐसी मेटल्स हैं, कॉपर, Ag, Au, Pt और Hg, जो पॉजिटिव SRP की होती हैं, इनका SRP पॉजिटिव होता है। और बाकी सारी मेटल्स, रेस्ट ऑफ द मेटल जो हैं वो सब के सब नेगेटिव SRP रखते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पॉजिटिव SRP की मेटल्स होती हैं वे वेरी डाइल्यूट रिएक्शंस नहीं करेंगी, क्योंकि पॉजिटिव SRP की मेटल्स वेरी लो रिएक्टिव होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। आप जानते हैं कॉपर, Ag, Au, Pt, Hg, इन सब की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है वो वेरी डाइल्यूट से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव SRP की जो मेटल, नेगेटिव SRP की जो मेटल्स हैं वो वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि डाइल्यूट के साथ जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाइल्यूट से ही पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि कंसंट्रेट से रिएक्ट करने पे कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी NO2 बन रहा है और यहाँ पे भी NO2 बन रहा है, तो कोई इफेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर आप डाइल्यूट वाला चेक करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो डाइल्यूट वाला है बेटा। तो डाइल्यूट वाला चेक करेंगे तो डाइल्यूट के साथ पॉजिटिव SRP की मेटल्स जो हैं वो NO बनाती है। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी छोटी सी बात याद रखना कि इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और अभी अभी छोटी सी बात हमने पढ़ी थी N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है मतलब NO बनता है, जबकि नेगेटिव SRP के मेटल्स के साथ यहां पे N2O का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस।
तो ये लाफिंग गैस भी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा कि जो पॉजिटिव एसआरपी की जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूं। तो पॉजिटिव एसआरपी की जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, और लेस रिएक्टिव हैं दैट्स वाई वो डाइल्यूट के साथ, जो खुद एक डाइल्यूट है, वीक सॉल्यूशन है, तो ये भी पॉजिटिव एसआरपी की मेटल्स भी लेस रिएक्टिव है, और इसीलिए वो NO बनाती है, नो नो करके रिएक्शन करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? NO प्रोडक्ट है, नो बोल दो इसे, कि जो पॉजिटिव एसआरपी की मेटल है वो डाइल्यूट से रिएक्ट करके नो बनाती है। नो, नो मतलब धीरे रिएक्शन करती है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं ना, नो रिएक्शंस, नो रिएक्शन, ये नो नहीं वाला नो है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाला नो है। तो हमारी पॉजिटिव एसआरपी की मेटल्स वेरी डाइल्यूट के साथ तो नो रिएक्शंस, और पॉजिटिव एसआरपी की जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट के साथ नो बनाती है। जबकि नेगेटिव एसआरपी की मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो वेरी डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, और वही डाइल्यूट के साथ लाफिंग गैस बनाती है, मतलब हंस हंस की रिएक्शन करती है, क्योंकि नेगेटिव एसआरपी की मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो अमोनियम हो गया, क्योंकि जिंक वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम बनाएगा। फिर बात करते हैं, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल टी एंड फोर, मतलब इसमें अपने को ट्रू और फॉल्स बताते हैं कौन कौन है। तो सल्फाइड आयंस रिएक्ट विद दिस प्रोडक्ट टू फॉर्म ए पर्पल कलर्ड कंपाउंड। ये पर्पल कलर कंपाउंड बनाता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ये है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे कि Na2FeCN5 NO कहा जाता है, ये प्रोडक्ट अपना है। जब सल्फाइड आयन यहां से रिएक्ट करेगा NO के साथ, NO यहां पे पॉजिटिव में होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये NOS नेगेटिव बना लेता है, और NOS नेगेटिव में, और ये रिएक्ट करके इससे Na4FeCN5 और NOS बना लेगा। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी, ये +2, ये -5, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे Fe की थी। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +2 ही रहने वाली है, इस पे -5, और यहां भी +2 ही है। तो Fe अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है। इसका रीजन जो है वो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा आप लोगों को। यहां पे इसने कहा है कि Fe जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, तो चेंज नहीं होती है, तो ये तो हो गया फॉल्स आपका। Pt+4 कंपाउंड आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन निकल+4, बिल्कुल सही बात है। ये Pt+4, यहां पे ये बात याद रखिएगा कि निकल+2 ज्यादा स्टेबल होता है Pt+2 से, और Pt+4 ज्यादा स्टेबल होता है निकल+2 से। ठीक है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4, MnSO4 इज सेल्फ इंडिकेटर, सही बात है, ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विल गिव हाइड्रोजन गैस, ये भी सही बात है, मतलब टोटल इसमें पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है, और चौथा भी ट्रू है। फिर बात आती है, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये Ag को, जो Ag होता है अनरिएक्टेड Ag, उसको हटाने के लिए हाइपो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पुरानी तरीके की फोटोग्राफी के अंदर होता था, जब वो नेगेटिव वाले कैमरे होते थे पहले, तो उनके अंदर इसका यूज किया जाता था। तो अनडिकम्पोज्ड AgBr को रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है, और ये भी NCERT में ही दिया हुआ है, यूजेज ऑफ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन डी ब्लॉक का भी हो सकता है क्योंकि एजी का नाम आ रहा है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर +2 सल्फेट इज स्लोली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्मिंग बेसिक कॉपर सल्फेट हुज केमिकल कंपोजिशन इज। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसने पूछा है एक्वस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, और एक्वस कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो कॉपर सल्फेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। बेटा ये ध्यान रखना आप लोग, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर बात करते हैं कंसीडर द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसकी बात करें कि यहां पे CuCN2 लगाया है, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा अगर मान लीजिए इनमें से अपन ऑप्शन उठाएं ये वाले, तब की बात कर रहा हूं मैं, तो CuCN अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि CuCN बनता है प्लस में ½ मोल ऑफ CN2 बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर CuI2 भी साथ हो तो यहां भी Cui बन जाता है और ½ आयोडीन बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का जो आंसर है वो ये वाला है। अब देख सकते हैं एनसीईआरटी में अलग अलग जगह दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र आया था, अब फिर से इसका जिक्र आया है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 14th नंबर क्वेश्चन है। वहां इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि KCN जो है एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज obtained when H2S गैस इज पास थ्रू। क्योंकि कॉपर साइनाइड के साथ ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिएगा यहां पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन निकाला है। कोई कह दे कि सब ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, आपने जो रिएक्शन करवा रहे हैं ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है ही नहीं साहब, तो ये आप देख सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। इसीलिए आप लोग बोलते होंगे कि एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ही है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। ये देखिएगा एनसीईआरटी में फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर CuI2 अगर होगा, ठीक है, तो वो Cu2I2 बना लेगा और I2 बना लेगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये Cu2I2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात याद रखना, सब चीजें आपको एनसीईआरटी की ही करवाई जाएगी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आयोडीन वाला है और वो साइनाइड वाला है। फिर बात करूं कि Hg इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही बात है, एक Hg ही तो मेटल है। मेटल पूछा है, आपके दिमाग में आ जाएगी ब्रोमीन, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है बेटा, और इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसने मेंशन भी किया है। इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, सही बात है ये तो, एंड वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो वीक होती है, इसीलिए तो जब बॉन्डिंग एटम एटम्स के बीच में स्ट्रोंग नहीं है, वीक है, वीक बॉन्डिंग होने पर मतलब इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन वीक होने पर वो जो मेटल्स होता है, जो उसकी स्टेट होती है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड होती है। जितनी ज्यादा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन वीक होगा उतना वो गैस होगा, और थोड़ा स्ट्रोंग होगा तो वो लिक्विड होगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो वो सॉलिड होगा। तो इसी की वजह से ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, और इसीलिए आंसर जो है वो फर्स्ट चला जाएगा। इन नाइट्रोप्रोसाइड आयन द आयरन एग्जिस्ट एज Fe+2 एंड NO एज, ये देखिएगा नाइट्रोप्रोसाइड आयन जो होता है उसका फॉर्मूला ये वाला अभी अभी थोड़ी देर पहले अपने लिखा था, ये वाला फॉर्मूला। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि NO जो है वो NO प्लस में है और Fe जो है वो +2 में है। ये बात बिल्कुल सही है इसकी, ये होता ही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये 0 में क्यों नहीं हुआ। NO जो है अगर वो 0 में होता तो Fe+3 में हो जाता। आपको कैसे पता चला कि Fe, क्योंकि NO की तो दोनों स्टेट
देखने को मिलते हैं। NO+1 में भी हो सकता है और 0 में भी हो सकता है, तो Fe+2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है। तो इस बात को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे या प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो Fe है वो +3 में नहीं, या NO जो है वो 0 में नहीं होकर NO+ में है और Fe+2 में है? तो कैसे ये बात पता चली? तो ये बात पता चलती है बच्चों किसी भी कंपाउंड के मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि जब Fe+2 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो गया, 3d6 हो गया। इसीलिए ये जो कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक हो गया, और डायामैग्नेटिक होने की वजह से ही तो पता चला कि आउटर अट्रैक्शन नहीं लग रहा था, आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। अगर ये लेते तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होता और किसी भी हाल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता ही रहता। तो ये पैरामैग्नेटिक होता और वो डायामैग्नेटिक है, वो प्रतिचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड से हमने पता लगाया कि यहाँ पे Fe जो है वो किस फॉर्म में है। तो Fe जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट इन द सॉलिड स्टेट, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि Fe की स्टेट कौन सी होगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और कल हम लोग आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब आपके पेपर के सिर्फ 2 दिन बीच में बचे हैं, आप कूल माइंड रहिए, ठीक है, और बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग से बचें। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपकी मेहनत जरूर आपका साथ देगी। आपका जो वाहिगुरु कह लीजिए या अल्लाह कह लीजिए या गॉड कह लीजिए, जो आप लोगों का साथ जरूर देगा। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनने मेहनत करी है, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है बच्चों, ठीक है। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026। और कल हम लोग आप लोगों के लिए एक ही दिन में एक ही लेक्चर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और सैटरडे को हम एक मैराथन क्लास का भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पांस कितना रहता है। तो अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो हम सैटरडे को एक इनऑर्गेनिक की मैराथन क्लास जो है वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो अपना जो प्यार है वो आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए। थैंक यू।